मिनियंस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? दिस इज डॉक्टर गीत। बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। ठीक है, तो ये सेशन जो है ये कम्प्लीटली रिविजन सेशन है बच्चों। ठीक है, तो अपन लोगों ने यूनिट 1 बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अपन सब जानते हैं, है ना। तो अभी अपन को क्या करना है? अभी अपन को ये करना है कि इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, एग्जामिनेशंस बीच बीच में टेस्ट चल रहे हैं, मुझे आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि मैम हमें ना समझ नहीं आ रहा है दैट हाउ टू गो विद इट। इट्स ओके बेटा, जो यूनिट 1 है टेक इट वेरी वेरी इजी। मतलब एक बार में ऐसा नहीं होता यूजुअली कि अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस रिवीजन सेशन को अटेंड कर लो, सिंस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वन शॉट वीडियो। पेशेंस के साथ अच्छे से पूरा वीडियो ढंग से सुनना। बीच में अगर तुम फॉरवर्ड रिवाइंड करोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फिर बोल रही हूँ, इसका अगर प्रॉपर बेनिफिट आपको लेना है तो वीडियो को ढंग से देखिएगा, जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, डोंट वरी, हम लोग एज इट एज फील बायो करते हैं ना जो बच्चों, बिल्कुल वैसे ही करते हुए चलेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए स्टोरी वाइज चलते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिमाग को बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। ओके, सो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ देख रहे हो प्यारा सा ये बग है, बहुत सुंदर था, है ना, सुंदर सा। सो कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर, इजंट इट गाइस, है ना। सो है ही सही, हमारी पूरी जो धरती है, पृथ्वी है, रंगों से भरी हुई है ना। कितनी ब्यूटीफुल नेचर भगवान जी ने बनाई है, तो क्यों ना इसका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाए और बहुत ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट दी जाए बच्चों, है ना। सो स्टार्टिंग विद द लेक्चर, चलो जी, ऐसे ही हंसी हंसी ये निकाल लेना इस टाइम को, अच्छे से स्टोरी की तरह सुनना और बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो मैं हूँ आपकी गीत मैम, राइट, एंड यू आर माई लवली लवली मिनियंस। थैंक यू सो मच बच्चों, स्ट्रेस नहीं लेना जब भी आप हमारे साथ हैं, बिकॉज अपन तो यहाँ पे मज़े मारते हैं ना। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट कि मज़े मज़े में पढ़ा करो बच्चों, अपना नारा यही है गीत क्लैन का, है ना, और हमेशा रहेगा। ओके, कभी भी कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई भी समस्या, आप मुझे कंटैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, यू कैन मैसेज मी, एंड ऑल्सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे पोस्ट कर देना। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है ना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, हम उसको भी सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, एनीवेज बच्चों, डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक गिवन है आपको, दैट इज बग्स बाउंटी। बग्स बाउंटी इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। अगर आपको लगता है कि किसी भी वीडियो में कोई भी कंटेंट इररेलेवेंट है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं है, ठीक नहीं है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पहले व्यक्ति हुए जो कि उसको रिपोर्ट कर रहा है तो आपको रिवॉर्ड भी किया जाएगा। ठीक है, बट प्लीज बच्चों मेक श्योर दैट योर क्लेम इज ऑथेंटिक, बिकॉज अननेसेसरी किसी को भी ट्रबल करना भी अच्छी बात नहीं होती, है ना बच्चों। एंड आई नो दैट ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल माई लर्नर्स, दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई उनको सुपर पावर दी गई है जो कि बग्स बाउंटी एक सुपर पावर है ना, तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग उसका बहुत वाइजली इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्पाइडरमैन ने बोला था ना, किसने, स्पाइडरमैन के दादाजी ने, है ना, यही कहा था कि एवरी सुपर पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। क्या नाम था यार, कमेंट सेक्शन में बता देना अपने, उसका स्पाइडरमैन का क्या नाम था, मकड़ी मैन का, ऐसे ऐसे जो करता है, क्या नाम था उसका उसमें मूवी में, पीटर, पीटर था ना, हाँ देखा। चलिए आते बच्चों, अगर आप प्लस या आइकॉनिक पर मेंबर अभी तक नहीं है तो बच्चों आ जाओ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बैचेस आपके लिए सेपरेटली चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, स्किप मत कर देना इस पार्ट को। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका ध्यान और ज्यादा अच्छे से वाईटी से बहुत ज्यादा स्पेशली आपको संजो के रखा जाता है प्लस एंड आइकॉनिक पे बच्चों। ठीक है, सो जो भी बच्चे एक बहुत महंगा ट्यूशन या इस तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक वैसा ही स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो प्लस और आइकॉनिक इज अ प्लेस फॉर यू बच्चों। ओके, आइकॉनिक इज लाइक बिल्कुल एक पर्सनल ट्यूशन की तरह हो जाता है, और प्लस जो है आपका वो कैसा हो जाता है, दिस इज लाइक बच्चों जैसे अपने ट्यूशंस नहीं होते, कोचिंग सेंटर्स नहीं होते, कोचिंग सेंटर में भी अगर आप जाओगे ऑफलाइन तो वहां पर भी एक बैच में एटलीस्ट 70-80 मिनिमम बच्चे होते हैं। यहाँ पे उसका 1/4 पार्ट स्टूडेंट्स का प्रेजेंट होता है एक बैच में। ठीक है, आप के लिए वाया वॉइस, वाया इमेज, ठीक है, आप बोल भी सकते हो, बोल के डाउट्स पूछ सकते हो ड्यूरिंग द क्लासेस। स्पेशली सेपरेट डाउट जो है यहाँ पे सेशंस होते हैं 3+1
1, ओके। सो 3 आपकी क्लासेस होती हैं एंड 1 इज स्पेशली योर डाउट सेशन, ठीक है। उसमें आप थ्रू वॉइस मैसेजेस टीचर्स से बात कर सकते हो कि मैम ये समझ नहीं आ रहा। इतना अच्छा है बच्चों, बताओ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और अनअकैडमी ने स्पेशली आपके इस डाउट्स के लिए फीचर रखा है। कभी कभी बोलने से ज़्यादा हमें अच्छा समझ में आता है रेदर देन पढ़ने और उससे, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है सो दैट यू डोंट फील कि हम लोग ऑफलाइन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। और ऐप पर चीज़ें बहुत अलग है बच्चों, बिल्कुल भी लैग नहीं होता है वीडियो में, बिल्कुल सामने जो मैं अभी बोल रही हूँ बिल्कुल इंस्टेंटली आपको रीच करता है। चाहे आईपीएल का जो सीधा प्रसारण है वो फिर भी डिले हो सकता है कुछ पॉइंट सेकंड्स पर, यहाँ पे बिल्कुल सीधा चलता है बच्चों, समझे। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरफेस, वहाँ के बैचेस बहुत अलग हैं, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कभी गलती से भी छूट जाए, प्रॉपरली आपको टाइमली नोट्स मिलते हैं, सब कुछ ठीक है, हर तरीके का आपका यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, आप उनको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। लर्नर्स ऐप डाउनलोड करो बच्चे, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है ना। हाँ जी, तो एक कॉम्बैट आपने, आई एम वेरी श्योर ये तो खैर ओल्ड डेट दे रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो कॉम्बैट के लिए जो भी नए नए कॉम्बैट्स होते हैं बच्चों, उसके लिए आपके लिंक्स गिवन होते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो लिंक्स इसका भी अगर कोई नया कॉम्बैट अभी हमारे लिए लॉन्च्ड है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इट्स लाइक यू कैन विन 1 करोड़ वर्ड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, मतलब बच्चों अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट डिस्काउंट्स के फॉर्म में, कुछ एक फ्री एक्सेस के फॉर्म में कुछ ना कुछ अच्छा आपको मिलता ही है, ठीक है। सो दिस इज लाइक ऑल, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ गिफ्ट टू ऑल दी लर्नर्स। हम सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से परफॉर्म कीजिए उस टेस्ट में जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। एनरोल करने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लाइव टेस्ट है ये एंड्रॉइड पर, बट बी वेरी 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 ऑनेस्ट विद योरसेल्व्स, ठीक है। अच्छे से टेस्ट दो बेटा, इंग्लिश हिंदी माध्यम का कोई भी चिंता की बात नहीं है, कोई विषय नहीं है, दोनों में आपका ये टेस्ट होता है, ठीक है। सिर्फ 30 मिनट्स और 30 क्वेश्चंस और 60 मिनट है ना। एनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये देखो, इसी के बारे में बात कर रही थी भी, अनअकैडमी के फीचर्स के बारे में, ठीक है। आपको अगर कोई हाई फाई आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारे भारत में बच्चों अलग अलग कैटेगरीज से बच्चे आते हैं, ठीक है। कुछ हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ हैं जो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं, मेजॉरिटी ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं बच्चों, ठीक है। येस एब्सोल्युटली, ऐसे बच्चे मेजॉरिटी में हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते हो कि बिल्कुल ऐसे ही टॉप एजुकेटर्स का ज्ञान हमें मिले जिन्होंने लाखों अच्छे बच्चों को मेंटर किया है, जो कि IIT JEE निकाले हुए हैं, अगर आपका भी ऐसा कोई गोल है या फिर आपको बोर्ड्स में अच्छा सिक्योर करना है, तो सारी अच्छी एजुकेटर्स की टीम इस एक प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। दिन सुबह से रात, शाम सुबह आप कभी भी जाओगे, कोई ना कोई लाइव क्लास आपको वहां पे चलते हुए मिलती ही है, ठीक है। इनके बारे में आपको और डिटेल्स मिलती हैं लर्नर्स ऐप पे, आप जाइए, प्लस आइकॉनिक को चेकआउट कीजिए, बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। सो आपको क्या करना है, बस इस कोड को याद रखिएगा GEET10, तो इस कोड से बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको अनलॉक होता है। अनअकैडमी पर ये कोड आपको हर जगह यूज होता है, ठीक है, हर जगह। कोई सा भी सब्सक्रिप्शन हो, कोई क्विज आपको अनलॉक करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, प्लस आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन लेने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है बच्चों। और उसके साथ बहुत सारा प्यार, फन, मजा, एनर्जी, ठीक है। एंड हाँ बच्चों, एक बड़ा मिथ है कि भाई अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो इट्स जस्ट बायोलॉजी, नहीं बेटा, आपका जो भी गोल है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स फॉल करते हैं वो सब आपको एक्सेस हो जाते हैं अगर आप ये कोड यूज करते हो तो, ठीक है ना। बिल्कुल पूरा सब कुछ खुल जाएगा आपका वहां पे अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है। आप घर से पढ़ सकते हो, आराम से लाइव लर्निंग करो, अच्छे एजुकेटर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सारे नोट्स PDF फॉर्मेट्स में, टेस्ट, लाइव टेस्ट दैट टू, जो बिल्कुल स्कूल जैसा आपको एहसास दिलाएं, ठीक है ना। बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप गाइडेंस, सब कुछ डेली कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा वहां पे प्लान होता है, ठीक है। सो यूट्यूब पर इतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हम नहीं हो पाते हैं बच्चों, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, आपके डाउट्स पे ध्यान नहीं दे पाते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वहां पे इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, ओके। अगर आप आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमेशा मेरा कोड याद रखेंगे बच्चों, इस कोड को हमेशा याद रखेंगे और इसको आप जरूर यूज करेंगे, ठीक है। ये देखो पेंटा फिर गड़बड़ कर रहा है, क्या मुसीबत है भाई, हेलो, आ गया जी, आ गया, ठीक है। तो लो बच्चों, ऐड अ रेफरल कोड, जहां भी आता है गीत 10 डाल देना और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 12 मंथ्स का अगर आप पैकेज लेते हो बच्चों, जो ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड प्राइजेस हैं हमारे यहाँ पर, है ना, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस आर ऑलरेडी वेरी मच डिस्काउंटेड
कभी कभी बच्चों ज़्यादा ही हो जाता है इसका, देखो नखरा, ठीक है, नखरीली है बहुत ज़्यादा ये, ठीक है, ये देखो, है ना, ज़्यादा मंथ्स के लिए लोगे तो आपको पर मंथ सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है, एंड दिस इज अ नो कॉस्ट ईएमआई बच्चों, सो डोंट वरी, है ना, कि अगर आप मंथली पे कर रहे हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मस्त मजे मारो, अनअकैडमी आपके लिए हमेशा है। ये देखो 12 मंथ्स के लिए इट्स जस्ट 15,000 बच्चों, उसमें भी 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर गीत 10 अप्लाई करते हो तो, ठीक है। आ जाइए, आइकॉनिक इज लाइक बच्चों, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, आपके पेरेंट्स से कनेक्ट करना, उनसे आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना, आप नहीं बात कर पा रहे हो तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि यही उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेरेंट्स ज़्यादा जानते हैं बच्चों के बारे में, है ना, कभी कभी बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो पेरेंट्स बात कर रहे हैं, उनके पर्सनल मेंटर से सीधा कनेक्शन रहता है, जिन्होंने लाखों बच्चों को ऑलरेडी ऑलरेडी केटर किया हुआ है, ऑलरेडी उनको गाइडेंस दिया हुआ है, तो आपको ऐसे पर्सनल मेंटर मिल जाते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है। लाइव डाउट सॉल्विंग, इट्स लाइक यू आर द सिंगल पर्सन हु सिटिंग एंड यू आर आस्किंग द डाउट्स, मैम सर ये क्या बात है, तो इट्स लाइक अ पर्सनल ट्यूशन। सारा का सारा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन तो आपको के जो फीचर्स हैं वो तो मिलते ही हैं, उसके अलावा आइकॉनिक में दिस इज एन एडेड फीचर, ओके। यहाँ पर भी ये थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट का है बच्चों, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा आपको पर्सनलाइजेशन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, बोलते हैं ना ज्यादा कहीं पर हम लोग केबिन बुक करते हैं पूरा, या फिर हम चाहते हैं पूरा होटल ही बुक कर लें, पूरी ट्रेन की बोगी बुक कर लें, तो ऑब्वियसली बात है यार वो ज़्यादा थोड़ा महंगा पड़ता है, फिर स्पेशल भी तो है ना। सो गीत 10 आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट है। देखो 12 मंथ्स के लिए एटलीस्ट आप जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो 9 and 3 मंथ्स के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। 10% डिस्काउंट मिल जाता है सारे के सारे पैकेजेस पे इफ यू यूज दिस कोड, एंड ऑल्सो दिस इज ऑन नो कॉस्ट ईएमआई, सो मजे मारो, ठीक है। आ जाओ जी बच्चों, शुरू कर लेते हैं इसी बात पे, है ना, आ जाओ। अब देखो मैं आपको जो जो भी यहाँ पे बताती जा रही हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे बस, और कुछ भी नहीं है ना, ये बेसिक चैप्टर है बच्चे, ठीक है, सॉरी, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ठीक है ना। तो आज जी बात कर लेते हैं बेटा, अपन इस तरीके से स्टोरी फॉर्म में लेते हैं इसको। देखो अपने पूरे अर्थ पे, प्लैनेट अर्थ पे ही लाइफ है एज ऑफ नाउ, तो हमें इतना पता है कि हाँ हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ प्लैनेट अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। अब इतनी ज्यादा लाइफ एग्जिस्ट करती है कि भाई सब कंफ्यूजन में, भाई हो क्या रहा है, मतलब इतने सारे लोग आगे टपक गए हैं, अभी तुम कहीं पर भी निकलो, किसी फॉरेस्ट में निकलो, किसी और दूसरी जगह निकलो, ग्रासलैंड्स में निकलो, कुछ ना कुछ ऐसा जीव हमें दिख जाता है बच्चों जो हमने आज तक देखा ही नहीं है ना, होता होगा आपके साथ भी, राइट, है ना। तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि अजीब अजीब किस्म के कोई उड़ने वाले हैं, कोई चार पैरों पे चल रहे हैं, कोई खड़ा होके चल रहा है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमारे जैसे लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि लाइफ अर्थ पे एक्सट्रीम वैरायटीज में एग्जिस्ट करती है, एक्सट्रीम वैरायटीज में, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या है ना कि ह्यूमंस के पास भगवान जी ने एक चीज बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ऐसी दे दी है जो हमें बाकी जितने भी जीव जंतु, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीशीज, जीनस, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी दिमाग में हटा देना, अभी सिर्फ बेसिक सी स्टोरी सुनते हुए चलते हैं, समझ आएगा अच्छे से, है ना। तो क्या हुआ है कि भगवान जी ने हमें क्या दे दिया ना बच्चों की, हमें भगवान जी ने बड़ी अच्छी ताकत दे दी है कि भाई दिमाग तुम्हारे पास, ब्रेन बहुत ज्यादा है ना। तो हमें क्या होता है, हमें हर चीज को ना स्टडी करने का मन करता है, यार ये चीज ऐसी है तो ये ऐसी क्यों है। जैसे बच्चा होता है ना एक, उसको हर चीज ऐसे ऐसे करके मुंह में ले लेता है वो, ठीक है, कोई खिलौना दो तो ऐसे काटने लग जाता है, उसको नहीं पता है कि वो चीज क्या है ना। तो इज क्यूरियस टू नो अबाउट एवरीथिंग। कई बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, बड़े शैतान होते हैं, किसी के भी घर जाएंगे तो चीजें उठा पटक करने लग जाते हैं ना। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि क्यों क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि मैम क्या जरूरत है इतने सारे जीव जंतुओं को स्टडी करना। बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे काम इन स्टडीज से हल होते हैं, कुछ ना कहीं हमें जरूर फायदा देता है, ठीक है। कौन सा जीव हमारे लिए हानिकारक है, कौन सा ज्यादा जहरीला है, कौन सा नहीं है, किससे दूरी बनाए रखनी चाहिए, किन जानवरों को पेट किया जा सकता है। कई ऐसे भी जीव जंतु हैं इस दुनिया में जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते और लोग उनको पेट बना के रखते हैं, पता है आपको, बिकॉज देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज। कहाँ से पता चला, स्टडीज से पता चला, समझे। तो भगवान जी ने जो दिमाग दिया ना बच्चों, हम लोगों को, जितने भी ह्यूमंस थे, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा ही स्पेशलाइज हो गए, जिन्हें हम साइंटिस्ट बोलते हैं, जिनके हिस्ट्री में आज नाम है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की और आज हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान बना दी, है ना बच्चों।
तो इसको कहने का मतलब ये है कि इसीलिए हम लोगों ने स्टडीज़ क्यों की ऑर्गेनिजम्स की, है ना, उनकी स्टडीज़ करके हमने एग्जैक्टली उनको कैसे कैटेगराइज किया, कैटेगराइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, शुरू तो हम एक सिंगल सेल से ही हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से हुए हैं, है ना। तो उस प्रोकैरियोटिक सेल में फिर अलग अलग वैरायटी आती गई, यानी कि हम लोग ये मान सकते हैं कि हम सबकी एंसेस्ट्री, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, जहां से हम उगे हैं फाइनली आके और अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ते गए, कोई पानी में ही रह गए, कुछ पानी से बाहर आ गए, कुछ उड़ने लग गए, ठीक है, किसी में कुछ तरीका है, किसी में कुछ है। तो ये सब कहाँ से आता है बच्चों? इसका मतलब हम सबका एंसेस्ट्री और एक जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। तो उस चीज ने हमें हेल्प आउट किया अलग अलग कैटेगरीज में बांटने में, ठीक है ना। और इन कैटेगरीज में बांटने से हमें फायदा क्या हुआ? हमें उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी इजी पड़ गया, बहुत आसानी से हम उनकी स्टडी कर पाए, ठीक है बच्चों। ये लेक्चर स्पेशली 10th से जस्ट एंटर हुए 11th वाले बच्चों के लिए है, जो अभी तक भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। डोंट वरी, है ना। अभी एज फॉर नाउ इन 3-4 दिनों में आपको बहुत अच्छे से कुछ चैप्टर्स का रिवीजन मिल जाएगा जो थोड़े से लेंदी पड़ जाते हैं, बाकी पूरा बड़ा अच्छे से हम प्लान करेंगे, डोंट वरी, एंड आपके साथ मिलके आई प्लान है, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं ना। तो इन कैटेगरीज में डिवाइड करने से हमें क्या फायदा मिला बच्चों? कि हमें इनकी स्टडीज बहुत ज्यादा इजी हो गई, है ना। हमें पता चला किसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कहाँ रहता है, कौन जहरीला है, कौन नहीं है, कहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी है, कौन एंडेंजर्ड है, किस स्पीशीज को बचाना जरूरी है, किसको किससे नुकसान हो रहा है, समझे बच्चों। तो ये बहुत सारी स्टडीज पहले जो अननोइंगली या नोइंगली कर ली गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अनइंटेंशनली इंटेंशनली कर ली गई। कभी कभी होता है ना कि नहीं भी मन होता, फिर भी हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ अच्छा निकल आता है। तो कुछ ना कुछ ये जो हिस्ट्री में दबा है, इसने हमेशा हमें हेल्प आउट किया है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये चीज क्लियर हुई कि क्यों इतने ऑर्गेनिज्म की स्टडी किया, क्यों उनको कैटेगरीज में बांटा, क्यों? क्योंकि यूनिट 1 जो है बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी पढ़ते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, उसका बेसिक जो निचोड़ है वो इस चैप्टर से ही निकल के आता है, जो यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं, समझे। और किसी भी चैप्टर को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसका बेसिक हमेशा लेके चलना है, ठीक है। तो आ जाओ जी बच्चों, अब चलते हैं उस समय पर जहां पे जस्ट लाइफ इनिशिएट हुई है, ठीक है। बहुत बेसिक सी साइंसेस वाली बातें हैं, लेकिन चलो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। व्हाट इज लाइफ? क्या होती है लाइफ? क्या होती है लाइफ? सोचो जरा, दिमाग लगाओ कि लाइफ क्या हो सकती है। जैसे यहाँ लिखा है, यूनिक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ वाया सम केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, लीडिंग टू अ लॉट मेनी थिंग्स। हमने पढ़ा है बच्चों, अपना एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। अपने सेल में क्या होता है बच्चे लोग, कि अपना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बच्चे? व्हाट इज इट? दैट इज सेल, है ना। सेल जब तक लिविंग कंसिडर नहीं हो सकता जब तक कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं चल रही। क्या नहीं चल रही बच्चों? केमिकल रिएक्शंस नहीं चल रही। तुम बोलोगे मैम केमिकल रिएक्शंस, भाई मेटाबॉलिक रिएक्शंस। देखो बच्चों, जिसको इतना भी नहीं पता है वो सुन लो कि अपने सेल में बहुत सारी रिएक्शंस एक साथ चल रही होती हैं, समझे, बहुत सारी। सेल बायोलॉजी को जो हम रिवाइज करेंगे वापस से तो आपको पता चलेगा। अगर वो रिएक्शंस नहीं है तो वो सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सारी रिएक्शंस जो हैं वो सेल की मशीनरी को चला रही है, जैसे रेस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो हम भी तो मरे हुए ही घोषित किए जाएंगे ना, ठीक है। हमें थोड़ी कोई ये बोलेगा कि हाँ ठीक है इट्स अ लिविंग। सो फॉर अ लिविंग थिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ केमिकल रिएक्शंस आपके शरीर में हमेशा चलती रहनी चाहिए। और अगर, रिमेंबर आई एम नॉट सेइंग आउटसाइड द सेल, आई एम सेइंग इनसाइड द सेल, प्लीज नोट, ठीक है। रिएक्शंस तो बाहर भी चल सकती हैं सेल के, सिमिलर प्रोसेसेस हो सकती हैं, क्योंकि जो सेल में जितनी भी चीजें पसंद है वो हम बाहर आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, प्रेजेंट है, समझ रहे हो। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान देना है दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। सेल के अंदर, पहली बात तो इसको सुन लो, इनसाइड जो रिएक्शंस चल रही हैं, ठीक है। और यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, हमने ये भी पढ़ा है कि हम सभी हमारे इस अर्थ पे सिंगल सेल यूनिसेल्युलर से लेके बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। पढ़ा है जी हमने, ये बात अच्छे से पढ़ी है, हम सभी को पता है ना।
सिंगल सेल भी प्रेजेंट है, वो भी लिविंग है। क्यों? क्योंकि वो केपेबल है लिविंग के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सारे फंक्शंस चल रहे हैं जो उसको सर्वाइवल दे रहे हैं। हमारे अंदर हमें सर्वाइवल देने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं कि भाई हमें खाना मिले, हम रेस्पायरेशन करें, हमारा खून बहता रहे तो सारे टिश्यूज को खाना पहुंचता रहे टाइम टाइम पे, है ना। हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम है जो हमें स्टेबिलिटी दे रहा है, हम चल पा रहे हैं, अपना बचाव कर पा रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहे हैं बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहे हैं। कोई अगर हमारे पास आता है, हमें मारने के लिए आता है, कोई डॉग हमारे पीछे भाग रहा है या कुछ है, तो हम भाग के खुद को बचा सकते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो इसीलिए उसको कम्प्लेक्स बोला बच्चों, सिंपल नहीं बोला, ठीक है। क्या बोला? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन टू कीप अ सिंगल सेल अलाइव। समझ रहे हो? छोटा दिखता है लेकिन बहुत बड़ी बात है। आया समझ में ना? व्हाट डज दीज केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस है, इससे एग्जैक्टली हो क्या है। स्टेप 1 सबको समझ में आ गया, लाइफ क्या होती है। आई एम वेरी श्योर आपको एकदम क्लियर होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। देखो वो केमिकल रिएक्शंस जो चल रही हैं सारे ऑर्गेनिजम्स में बच्चों, मैं सबकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी ऑर्गेनिजम्स जो कि इस अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है। क्या क्या हो रहा है जी उनमें? देखो ग्रोथ हो रही है उनमें, है ना भाई, ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही हैं, ठीक है, चाहे वो एक सब्सटेंस को तोड़ रही है बाकियों में, जैसे हमारा डाइजेशन में क्या होता है, एक सॉलिड फूड पार्टिकल सब में टूटता है ना, या फिर वो जुड़ रही है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और उन्होंने मिला के बना लिया एक बड़ा मॉलिक्यूल, है ना। दो ही तरीके की केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चलती है, या तो कुछ बड़ा छोटे में टूट जाता है, या छोटा टूटे हुए जो छोटे छोटे कण हैं वो कंबाइन होके कुछ बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये जो टूटा, बड़ा छोटे में टूटा, उसको हमने कैटाबॉलिक बोल दिया, ठीक है। ये लो जी, है ना। और जहां पे ये बना, यानी कि क्या बोला? कैटा, काटना, किसी चीज को काटना। तो देखो इसको काट दिया छोटे पीसेस में, ठीक है। एनाबॉलिक क्या हो गया बच्चों? छोटे 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 पार्टिकल्स ने मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। तो कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक रिएक्शंस, ये ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस फॉर्म करती हैं, कंबाइंडली इनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल देते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कुछ टूट के कुछ नया बना रही हैं, कुछ जो ऑलरेडी नए बने हुए हैं वो टूट के जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन, सेंसिंग द सराउंडिंग्स, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस कॉन्शियसनेस, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अडेप्टेशन, क्वेश्चन कहाँ से आएगा अभी बता देते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हमें समझ में आ गया कि क्यों लाइफ क्या होती है, उनको डिस्कवर क्यों किया गया। अब हमारे लिए इजी पड़ गया ना बच्चों, जब हमारे पास लाइफ की डेफिनेशन आई तो एटलीस्ट हमें समझ में आ गया कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। अब तुम पूछोगे मैम ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो आप, अभी बताएंगे, चिंता मत करो, मैंने इसीलिए कहा पेशेंस के साथ लेक्चर सुनो पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना बच्चा पार्टी कि देखो यहाँ पे आई एम सो सॉरी यार, आज मेरा थ्रॉट पता नहीं कैसा हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ क्या हो रहा है बच्चों कि लाइफ का पता चल गया, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, ठीक है। अब देखना कैसे आगे बढ़े, आगे आते हैं, ठीक है बच्चों। चलो जी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेगुलेशन, सेंसिंग द सराउंडिंग्स, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एंड अडैप्टेशन। ये क्वेश्चन आता है, आ सकता है आपका सीधा एग्जामिनेशंस में, ठीक है, कि लिविंग की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। लेकिन अब आती है बात बच्चों एक और, कि भाई अगर यहाँ इन्हीं पॉइंट्स की मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे ग्रोथ, स्पेशली ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, इन स्पेशली इनमें ना कुछ चीजें बच्चों आपकी एनसीईआरटी के भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन मार्क है। क्या है अभी आगे देखेंगे। जैसे चलो मैं आगे आपको स्लाइड्स पे बताती हूँ, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स क्या होते हैं, ये आएगा क्वेश्चन, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। क्या होता है, आ जाओ। डिफाइनाइट शेप एंड साइज, ठीक है मैम, मान लिया। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल, सेल से मिलके बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, और ऐसे बनता गया, ठीक है ना। जिसमें अपन यहाँ तक इंडिविजुअल तक तो जो है अपन क्लास 11th में पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन और कम्युनिटी जो बनती है अपन क्लास 12th में पढ़ते हैं बेटा,
इकोलॉजी में पढ़ेंगे अपन आगे जाके, है ना। अभी तो आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, 1 साल बाद आप बहुत बड़े हो जाओगे तो तब वहाँ पढ़ेंगे अपन लोग, है ना। तो क्या हो रहा है बच्चों इसमें कि देखो, अपन लोगों ने जब एनिमल किंगडम पढ़ा था, किसी ने अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, सुन लो, है ना। तो एनिमल किंगडम में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि कुछ आज भी ऐसे जीव जंतु हैं, ऐसे जीव जंतु आज भी इस धरती पे मौजूद हैं जो कि सिर्फ सेलुलर लेवल पर हैं, जो आज भी सेलुलर लेवल पर हैं। जैसे यानी कि उनमें सेल्स काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल सेल अलग 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 बॉडी में प्रेजेंट है और अलग 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 वर्क कर रहे हैं, एज अ टिश्यू वर्क नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे अपन लोगों ने पॉरीफेरा पढ़ा था, है ना, ठीक है। सिमिलरली हम लोग आगे चले, अपन लोगों ने और भी सारे फाइलम्स देखे, सीलेंट्रेटा देखा, ठीक है। किसी में ऑर्गन लेवल था, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल था, कुछ इंडिविजुअल बना चुके थे पूरा का पूरा। इंडिविजुअल क्या, जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स अपना अलग अलग काम कर रहे हैं और वो पूरा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है, ऐसे भी थे, है ना। तो इस तरीके से ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, होम्योस्टैसिस, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, कॉन्शियसनेस, रिपेयर एंड रीजनरेशन। कुछ डैमेज अगर हो जाता है हमारी बॉडी में तो टिश्यूज के पास ताकत है उसको वापस से रिपेयर करने की, रीजनरेट करने की, है कि नहीं बच्चे लोग, है ना। एजिंग, डेथ, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं विद सर्टेन एक्सेप्शंस, या मैं बोलूं कुछ क्लैरिफिकेशंस यहाँ पे नीडेड है। कहाँ है अभी बात कर लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो बच्चों, सबसे पहले सर्वप्रथम आ जाओ, पहले पॉइंट पे आ जाओ कि मैम पहला एक्सेप्शन बता दीजिए जल्दी से। लो जी बात अभी बता देते हैं बच्चे, लो। डिफाइनाइट शेप साइज, चलो कंसिडरेबल। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सही है। ग्रोथ, ग्रोथ की बात आती है, ठीक है, ग्रोथ की बात आती है। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले अपन ग्रोथ डिस्कस करते हैं। एक जनरल बात मेरी सुनना, ग्रोथ को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं बच्चों, साइज में बढ़ना, है ना। साइज में बढ़ना मतलब, ठीक है, तो साइज में बढ़ना, अगर साइज बढ़ रहा है तो क्या बोल सकते हैं हम कि बॉडी के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बॉडी के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, है ना। और क्या हो रहा है, शेप तो छोड़ो, चलो मतलब साइज इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है कि इस तरीके से जो है यूं बढ़ रहा है, तो सेल्स का क्या है, नंबर इंक्रीज हो जा रहा है। मुझे एक बात बताओ बच्चों कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज आप मुझे एक कंपेयर करो, लेट्स सी कि हम एक छोटे बच्चे को लेते हैं, ह्यूमन बेबी, है ना, या कोई सा भी एक पप ले लिया हमने, ह्यूमन बेबी ले लिया, है ना। एक हम लोग लेते हैं साइड में पहाड़ है कोई, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सा पहाड़ है, तो बेटा ग्रो तो ये भी कर रहा है कि नहीं। कभी कभी तुम देखो कि कोई भी तुम देखो एक छोटा सा टीला होता है, पहाड़ कैसे बनते हैं, कंटिन्यूस डिपोजिशन होता जाता है ना मटेरियल सब्सटेंसेस का, है कि नहीं। तो इस तरीके से, और क्या बोलते हैं, कोई सा भी मतलब प्लेस हम बात करें, वैसे तो ये क्या होते हैं कि वोल्केनोज वगैरह की वजह से फॉर्म होंगे, है ना। तो क्या हो रहा है, फिर भी कंटिन्यूस डिपोजिशन होता जाता है और इनकी साइज में भी इंक्रीमेंट होता जाता है। तो क्या ये लिविंग हो गए, नहीं हुए लिविंग। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बेटा कि इंटरनल ग्रोथ जो है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं लिविंग का। क्या बोलते हैं, इंटरनल ग्रोथ। आया समझ में, नॉट जस्ट ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ अगर आपको ऑप्शन में आती है तो उसको बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रोथ दो प्रकार की हो सकती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नली तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर सकते हैं, है ना, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी इंटरनल ग्रोथ की वजह से ही उनकी एक्सटर्नल ग्रोथ शो होती है, और यही तो फीचर है हो गया हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। समझे, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में बच्चों क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, मैंने बताया था कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, है ना। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट पार्ट, द डिफरेंस इज कि मेटाबॉलिज्म जो होता है बेटा, वो रिएक्शंस, वो सारी केमिकल रिएक्शंस तो हम लोग किसी पेट्री डिश में भी रखवा के करवा सकते हैं ना, सब्सटेंसेस को पटक दो, वैसा माहौल क्रिएट कर दो, वहां भी हो जाएगी केमिकल रिएक्शन। जैसा हम लोग 12th में ना एक चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों, इवोल्यूशन, है ना। तो उसमें कुछ साइंटिस्ट थे, आई एम नॉट नेमिंग, अभी कंफ्यूजन नहीं दे रही हूं मैं, बस बता रही हूँ अर्थ कैसे फॉर्म हुई। एग्जैक्टली मिलियंस ऑफ इयर्स पहले जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर था, वही चीज उन्होंने क्या किया, लैबोरेटरी में प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। लैबोरेटरी में एज इट इज एनवायरमेंट प्रोड्यूस कर दिया और ये उससे प्रूफ कर दिया कि भाई लाइफ ऐसे स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म को भी आप एग्जैक्टली सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, है ना, है ना। क्यों, क्योंकि ये बाहर भी हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म विद इन द सेल और द ऑर्गेनिज्म, या इनसाइड द सेल, विद इन और इनसाइड द सेल और एन ऑर्गेनिज्म।
उस चीज को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो देखो सेकंड एक्सेप्शन यहां पर आ गया, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे, है ना। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को भी हम लोग एग्जैक्टली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं, आगे बताएंगे किस तरीके से, ठीक है। कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, है ना। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जैसे बच्चों ह्यूमंस में सबसे ज्यादा होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने हैं ना, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कोई मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो, पेड़ हो, हम हो, है ना, एनिमल्स हो, हर किसी में कॉन्शियसनेस होती है बच्चों, ठीक है। यानी कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। वो कितनी डिग्री पे उसको रिस्पॉन्ड करने वाले हैं दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन दे कैन सेंस द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ह्यूमंस में सबसे ज्यादा ये डेवलप्ड होता है। एजिंग डेथ तो हमारे में है ही, है ना। आ जाओ जी, सबसे पहले ग्रोथ पे आ जाते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। पेन कहाँ गया हमारा, ओ ये रहा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। बेटा रुको मैं जरा एक बार ना मार कर ही सेलेक्ट कर लेती हूँ यार, ये तो बड़ा दिक्कत देता है। पता बच्चों ये पेन टैब जो है ना, हमारा जो स्पेशल क्लासेस होती है ना, स्पेशल प्लस, वहां पे बड़ा अच्छा वर्क करता है, सुपर्ब, ठीक है। चलिए आ जाइए, है ना। तो स्पेशल क्लासेस कभी अटेंड कर रहे हो ना आप, तो कभी देखिएगा, बड़ा मजा आता है बच्चों, एकदम लैग नहीं वीडियो में, इट्स सो कूल, है ना। देखो बच्चों आ जाओ, टाइप्स पे आ जाते हैं। मैंने क्या बताया था, इंटरनल ग्रोथ होती है और एक्सटर्नल ग्रोथ होती है ना बच्चे, ठीक है। देखो नाउ इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ आया ना अभी क्यों इंटरनल ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर बोला है, क्योंकि एक्सटर्नली तो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर सकते हैं, सब्सटेंसेस भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्स माइटोसिस से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट बट सेम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने बच्चे यहाँ इसको देख रहे हैं वीडियो को, ध्यान रखिए। कैसे बच्चों, जब भी मैं बात करती हूँ, इफ आई से दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मैं बात करती हूँ कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, इसने डिवाइड करना है, तो ये बाइनरी फिजन से क्या है, दो बना लेगा, है ना। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, रिप्रोडक्शन में भी तो यही होता है, एक सेल दो में कन्वर्ट हो जाता है, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे डिविजन में भी यही होता है ना, है कि नहीं। तो ये बेचारे को समझ ही नहीं आता कि बेसिकली ये निकलता है डिवीजन करने, इसका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, भी खुद कंफ्यूज, अरे यार क्या हो रहा है, समझे। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट इवेंट्स। दोनों इवेंट्स डिफरेंट होते हैं बट सेम इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? हाँ जी, आपको समझ आया बच्चे? आसान सा है ना, कुछ भी नहीं है ना, स्टोरी है ये तो, ठीक है। आ जाओ जी आगे आते हैं। अब देखो रिप्रोडक्शन पे आते हैं। हमने यहाँ जितने पॉइंट्स पढ़े थे ना बच्चों, ये पॉइंट्स, इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन पाते हैं, ठीक है। किसी में कुछ एक्सेप्शन है तो वो मैंने अलग स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन किया है। इन केस अगर किसी को नोट्स भी नहीं समझ आ रहे हो कि किस वे से अपन लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो भी समझ लो, ठीक है जी। आ जाओ बच्चों, refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents। easy सा है भाई, रिप्रोडक्शन जब भी होता है बच्चों, तो देखो हम लोग आगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे कि क्यों हम अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं कभी भी। हमारे कुछ फीचर्स आते हैं, ओह ये तो माँ पे गया है, ओह ये तो अपने बाप पे गया है, ठीक है, ओह ये तो अपने पिताजी पे है, ये अपनी माता जी पे है, इस तरीके से, है ना। तो माँ बाप पे बच्चों क्यों पूरे के पूरा जो बच्चा है पूरी की तरीके से अपने माँ बाप पे कभी नहीं जाता है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट, देयर आर सर्टेन रीजंस टू इट। पता है ये हम लोग देखते हैं जेनेटिक लेवल पे, वो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं क्लास 12 में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, ठीक है, बहुत मजा आता है उसमें, लगती है मैथ्स भी लगती है, और काफी लॉजिकल आपका दिमाग होना चाहिए, तब जाके वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है। बट किसी को अगर जेनेटिक्स पे कमांड होगी तो मान लेना तुम्हारे बल्ले बल्ले हैं, समझे। काफी अच्छा क्या बोलते हैं, रेंज, काफी अच्छे वेटेज का चैप्टर है बेटा वो, ठीक है। रिप्रोडक्शन, बेसिक सी बात है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से ज्यादा बना लेना, मतलब एक या उससे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनसे उनकी प्रोजेनी बन जाती है। एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, या फिर मैं बोलूँ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, सॉरी यस एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स नॉट यूनिसेक्सुअल। एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे, वो अपनी प्रोजेनी बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोलते बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ध्यान रखना प्लीज, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। क्यों नहीं बोलते बच्चों, काहे नहीं बोलते मैम, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थोड़ी ना रिप्रोड्यूस करते हैं यार, बात तो सही है, ठीक है।
क्यों नहीं बेटा? बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि, चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स के साथ बताती हूँ। देखो, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स को अप्लाई ही नहीं करता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। जैसे हमने म्यूल का एग्जाम्पल लिया था, है ना। म्यूल क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है बच्चों? स्टेराइल होता है। क्यों? क्योंकि वो तो घोड़े और गधे का कॉम्बिनेशन से बनता है ना, है कि नहीं? म्यूल वही होता है, वो स्टेराइल है, वो तो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, तो क्या हम उसको लिविंग मानना छोड़ दें? है कि नहीं? ऐसे ही हनी बीज के बारे में आपने सुना होगा। हनी बीज जो होती हैं, ठीक है, तो व्हाट आर दे? उनके कुनबे में, उनके ग्रुप में ना स्टेराइल मेल वर्कर बीज होती हैं, फीमेल बीज होती हैं, फीमेल वर्कर बीज। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं जैसे, है ना, स्टेराइल फीमेल वर्कर बीज, है ना। क्योंकि ये क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू इज कि स्टेराइल होती है, इनमें कोई वो नहीं होता, लाइक दे के नॉट रिप्रोड्यूस, बट स्टिल दे आर लिविंग बच्चों। अच्छा खासा सारी प्रोसेसेस चल रही हैं, तो काहे को बेचारों को मानना, है ना। तो वो हो गया। कुछ ह्यूमन कपल्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ कुछ एक अनॉमली होती है बच्चों, विच इज लाइक ओवेरीज एब्सेंट होती हैं फीमेल में, ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। अभी समझ आया कि क्यों रिप्रोडक्शन को हम लोग एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर लिविंग बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। इसलिए इनको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या फिर ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली कंसिडर नहीं किया जा सकता। लास्ट में किसको एग्जैक्टली कंसिडर किया जाता है? जो इन पॉइंट्स में जो मेन थे, वो 3 पॉइंट्स हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, एक बार इसको समझ लें। जैसे मेटाबॉलिज्म, सारे ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। ऑब्वियसली बात है, आगे बायोमोलिक्यूल्स में भी देखेंगे, है ना। देखेंगे क्या, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स, है ना, ठीक है। तो क्या है बच्चों उसमें कि देखो सारे ऑर्गेनिजम्स, ये तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को अच्छे से। जिन्होंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिए हैं उनको तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़े सुन लो बेटा, कोई बात नहीं, पढ़ लेना, आगे पढ़ लेना, है ना। लेक्चर्स अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो, एकदम बेसिक से बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आई एम ऑलवेज देयर, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, आई विल टेक इट, ओके। तो मेटाबॉलिज्म, आपकी मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? सारे ऑर्गेनिजम्स 3 प्रकार की चीजों से मिलकर बने बच्चों, ओवरऑल प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये 2 तरीके से फंक्शन करते हैं, क्या भैया? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज केमिकल्स आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मैंने बताया ना, एक का दूसरे में कन्वर्ट होना, फिर उसका टूटना, और इस तरीके से, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। कितनी बार पढ़ाओगे मैम? 3 बार पढ़ चुके हैं अभी में, ठीक है। इसीलिए सेल एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनसाइड द सेल, उनको डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। इनसाइड, देखो यहाँ आ गया ना, ये लो जी, इस वर्ड को लिख लेना बच्चों, इस वर्ड को लिख लेना। ये इनसाइड जो है ना, इसको तो लाल से मार्क करो तुम, समझे। तो इसीलिए जो सेल के अंदर हो रही है, बिकॉज बच्चों एक तरीके का आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट या मेडअप एनवायरनमेंट तो हम लोग एक्सटर्नली भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको समझ आया? ठीक है। कॉन्शियसनेस, इट इज द एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस के लिए स्पेशली यहाँ क्यों लिखा हुआ है दैट दे आर सेल्फ कॉन्शियस? सेल्फ कॉन्शियस यहाँ पे स्पेशली हम लोग ह्यूमंस के लिए बोलते हैं बच्चों। व्हाई सो? बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ह्यूमंस जो होते हैं ना बच्चे लोग, इनमें क्या होता है कि हमारे अंदर प्रॉपर्टी होती है, हमें कोई अगर मारने आएगा ना, इफ समबडी इज कमिंग टूवर्ड्स अस एंड, तो यू नो वी कैन रिएक्ट टू इट, वी कैन रिस्पॉन्ड टू इट। आज एक पेड़ है या कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चलो हम पेड़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो है तो वो भी कॉन्शियस, एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, है ना। लेकिन आज तुम किसी पेड़ को काट रहे हो, काटे जा रहे हो, उसको मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर सकता। तो उनमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, समझे। तो अभी क्लियर हुआ कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सी, टर्मिनोलॉजीज बहुत इजी है बच्चों, है ना। टर्मिनोलॉजीज में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत पहाड़ जैसी टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी इन्हीं पे ऐसे क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। दी ओनली रीजन इज कि हम लोग इन सारे टॉपिक्स को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, तो जनरल साइंसेज है, हम लोग को वैसे भी आता है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई मेटाबॉलिज्म में सेल के अंदर वाला मेटाबॉलिज्म, ये करेक्ट आंसर होगा, समझे। क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों चीजें दी जाएंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द सेल। तो व्हाट इज द मोर करेक्ट आंसर? इनसाइड द सेल। ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ? इनसाइड ग्रोथ, ठीक है। ह्यूमंस आर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अवेयर या सेल्फ कॉन्शियस, समझे। इस तरीके से आपको आंसर आना चाहिए। क्लियर है जी? आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चों, है ना। तो ये देखो, ओवरऑल डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है?
इंटरनल ग्रोथ, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि एटलीस्ट एक सिंगल सेल तो होना चाहिए जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है ना, उसको आप आराम से लिविंग मान सकते हो। कॉन्शियसनेस, उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बींग्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस सब शो करते हैं, देयरफॉर सारे के सारे लिविंग बींग्स। आ जाओ जी, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों, अपन आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो देखो लिविंग वाला एक अपना जो पहला स्टेप जो था इस यूनिट 1 को बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाने में, तो ये अपना हो गया खत्म यहाँ पे, ठीक है। जिसने इन 40-45 आई थिंक 40-45 कितने मिनट्स हो गए, आई थिंक हम लोग को 35-40 मिनट्स हो गए, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से सुना है, वेल एंड गुड, आपको आई एम वेरी श्योर कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बच्चों सेकेंड स्टेप पर, है ना। सेकेंड स्टेप इसका क्या है? सेकेंड स्टेप कुछ इस प्रकार है बच्चे, दैट इसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो अभी तक हमने लाइफ को डिफाइन कर दिया कि लाइफ क्या है, क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, ये बहुत अच्छे से सुन लीजिए। अब बच्चों हमें लाइफ का समझ में आ गया, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे, जितने भी आसपास ऑर्गेनिजम्स थे, हम लोगों ने उसकी ना बेसिक प्रॉपर्टीज निकाल ली कि भाई लिविंग को हम एग्जैक्टली क्या क्या बोलेंगे, है ना, ओवरऑल क्या क्या उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग को करना था उनके साथ बहुत सारी चीजें। अब हम लोग को ना आते हैं सेकेंड स्टेप पे, दैट हमें अब पता लगाना था कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये ट्रेट्स हैं, ये जो भी हम लोगों ने 4-5 प्रॉपर्टीज देखी, ये सारी जो जो एग्जिबिट कर रहा है, तो आ जाओ इनको फटाफट से निकालो कि ये कितने प्रेजेंट हैं इस प्लैनेट पे, समझे, है ना, कि ऐसे कितने जीव जंतु इस प्लैनेट पे प्रेजेंट है। और उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, बायोडाइवर्सिटी बोल दिया, बायोडाइवर्सिटी के अंदर कंसिडर कर लिया उनको, ठीक है ना। और वो सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी प्रेजेंट हैं, वो वेरी श्योर एक उनके जैसा एक और भी लोग होंगे इस धरती पे। भाई अगर मैं यहाँ पे 10 जने यहाँ पर इकट्ठा कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं 10 ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ऐसे लगा देती हूँ, तो दिस इज फॉर श्योर बच्चों कि हर कोई ऑर्गेनिज्म के ऐसे ही दिखने वाले इस अर्थ पे अलग अलग पार्ट्स में और भी होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या हम स्पीशीज बोल देते हैं, ठीक है, स्पीशीज बोल देते हैं हम लोग उनको ओवरऑल। अभी हम बिल्कुल आगे की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि उस एक ऑर्गेनिज्म को ये मानते हुए कि उसके जैसे और भी बहुत सारे होंगे, तो हम उसको एक स्पीशी बोल देते हैं, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म हमने यहाँ 10 सैंपल रख लिए, वो अपनी एक स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज पूरे के पूरे अर्थ पे कितनी है भाई, हाउ मच, हाउ मेनी, तो वही सब तो बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है ना। तो लिविंग को हमने क्लासिफाई किया, फिर उस लिविंग के बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को निकाला, और एक एक ऑर्गेनिज्म को निकाला, उसके फीचर्स को स्टडी किया, फिर उसको हमने एक स्पीशी मान लिया, समझे। आ जाओ जी, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, आ जाइए फटाफट मार्क करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, जो कि नोन है, डिस्क्राइब्ड, एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है बच्चे। वाई नोन एंड वाई डिस्क्राइब्ड, बिकॉज बच्चों आज भी ऐसी स्पीशीज हैं जो आज तक डिस्कवर्ड भी नहीं है इस अर्थ पे, अभी भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो जिनको हमने डिस्क्राइब कर दिया और वो नोन है, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, जैसे कि बच्चों इस धरती पर इतने जीव जंतु प्रेजेंट हैं, इतने जीव जंतु प्रेजेंट हैं कि आज तक भी हमें पता भी नहीं है कि इतने सारे प्रेजेंट। मतलब तुम लगभग ये लगा लो, मैंने आपको बताया था अराउंड 15,000 स्पीशीज ऑलमोस्ट हर ईयर डिस्कवर होती हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको याद हो तो मैंने मेंटी क्विज में भी बहुत 2 या 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा है, जब हम पढ़ रहे थे तब भी, कि कितनी मिलियन ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, उसमें से प्लांट्स में कितने हैं और एनिमल्स में कितने हैं, ठीक है। तो देखो प्लांट की जो स्पीशीज होती हैं बच्चों, एनिमल से ज्यादा होती हैं, पता है तुम्हें, एनिमल से ज्यादा है। देखो 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवरऑल है, ठीक है, उसमें से 1.25 मिलियन तो सिर्फ प्लांट्स हैं और बाकी 0.55 मिलियन एनिमल्स हैं। और अभी भी कुछ ऐसे हैं जो डिस्कवर हुए ही नहीं है। तुम्हें पता है बच्चों, हर साल ऐसी कुछ स्पीशीज हैं जो कि अनडिस्कवर्ड रह गई और खत्म भी हो गई, और हर साल ऐसी स्पीशीज भी आती हैं जो नई नई डिस्कवर होती जाती हैं, समझे। चलो, अराउंड 15,000 स्पीशीज आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर, देखो, है ना।
लॉट ऑफ स्पीशीज आर स्टिल अनडिस्कवर्ड, ठीक है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है बच्चों, वो होते हैं कीड़े। समझे? हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, जब हम लोग आगे आर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं, ठीक है, तो यू विल गेट टू नो बच्चों दैट वाई वो इतना लार्जेस्ट फाइलम क्यों है, कि उसमें कीड़े आते हैं आपके सारे, इंसेक्टा, ठीक है, ठीक है, इंसेक्टा आएंगे, है ना। और ये तो क्या दूसरा पॉइंट है, बट आई एम जनरली टेलिंग यू दैट इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उसमें, इंसेक्ट्स में, मतलब तुम देखो बच्चों, आज सबसे ज्यादा वैरायटी, सबसे ज्यादा स्पीशीज, स्पीशीज मैंने अभी आपको बताया है लेमन टर्म्स में हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट है तो वो कौन सी है बच्चे? दे आर योर कीड़े मकोड़े। इतने हैवी है कि अगर एक साइड तुम पृथ्वी पे कीड़ों को रख दो ना, और बाकी पे अपन प्लांट एनिमल बाकी सारे ऑर्गेनिज्म हो, तो इनका भार ज्यादा रहेगा। इतने ज्यादा कीड़े हैं हर जगह, उड़ने वाले, जमीन पर, पानी में, पेड़ों में, मतलब कहाँ कहाँ नहीं है, हमारे घरों में इतने होते हैं, ठीक है, इतनी स्पीशीज है इनकी, है ना। तो इसीलिए इतने सारे ऑर्गेनिज्म बेटा, 1.7 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म सोचो कि तुम्हारी अर्थ पे प्रेजेंट है, तो भाई इनको एक एक करके थोड़ी स्टडी करोगे, है ना। बेटर क्या होता है बच्चों? कैटेगराइजेशन करना, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक स्कूल में क्या होता है बच्चों, एक स्कूल के अंदर क्या होता है कि हम बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग अलग 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 क्लासेस में बांट देते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, है ना, जो भी हमारे बॉटनिस्ट थे, जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जो भी बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये किया कि उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को अपनी अलग अलग कैटेगरी के बेस पे, कौन सी कैटेगरी, क्या उसका मायना लिया था, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए थे, अभी सब देखेंगे, डोंट वरी, है ना। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पे, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कुछ ऐसे सिस्टम निकाले कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दिस इज इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे क्राइटेरियाज निकाले जिससे इन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया अलग अलग ग्रुप्स में, कि हाँ भैया ये पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अगर उसके आसपास के भी फीचर्स उस पर्टिकुलर ग्रुप से उसके मिल रहे हैं तो उसको उस ग्रुप में पटक देंगे, है ना। जैसे मान लो कि स्कूल में अपन लोगों ने क्या किया, इस तरीके से बच्चों को, जैसे कोई फेस्ट होने वाला है तो बच्चों को कैसे सेग्रीगेट किया बाबू, कि उनको यूं बोला कि ना, जिन जिन बच्चों को डांस आता है वो इधर आ जाओ। अब अच्छा आता है, बुरा आता है, हिप हॉप आता है, कथक आता है, भरतनाट्यम आता है, जो भी आता है, पर डांस आता है तो उधर चले जाओ। ओवरऑल ब्रॉड कैटेगरी होगी। फिर बोला कि जिनको सिंगिंग अच्छी आती है वो इधर वाले में आ जाओ, ठीक है, जिनको सिंगिंग में पार्टिसिपेट करना है वो इधर आ जाओ, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, बॉलीवुड, हॉलीवुड, वटेवर, ठीक है। फिर उसके बाद बोल दिया भाई जो क्राफ्टिंग में अच्छे वो इधर आ जाओ। क्राफ्टिंग में अलग अलग टाइप के होते हैं, डेकोरेशन, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग एक्सेट्रा। तो अभी समझ आया, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने उनको क्लासिफाई किया। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट स्टेप, है ना। तो जिस प्रकार से बच्चों ऐसे इन्होंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप पहले प्लान किया। मान लो बच्चों आज कोई भी, आप खुद को एक ऐसी जगह इमेजिन करो दैट यू आर अ, आप क्या हो, आप एक जोलॉजिस्ट हो या फिर एक बॉटनिस्ट हो, ठीक है। और उसमें क्या किया गया, आपको ना एक ऐसा ऊट पटांग सा, हकूना मटाटा टाइप कुछ, क्या बोलते हैं, कुछ भी ऊट पटांग सा एक पेड़ पकड़ा दे, चलो उसका नाम ही नहीं है, पकड़ा दे, ये ले बेटा, ये पकड़, ठीक है। तुम क्या करोगे, उसको तुम पहले अच्छे से घूरोगे, यार यार ये क्या है, ठीक है, पहले तो तुम उसको अच्छे से देखोगे, है ना। तुम ये पता लगाओगे कि भाई ये जीव भी कौन सा है, भाई मरा हुआ है, जिंदा है, इसमें क्या मतलब, पौधे जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ है, या जानवर जैसा लग रहा है, इसमें धड़कनें सुनाई दे रही हैं कि नहीं दे रही है, इसके कुछ हाथ पैर है कि नहीं, है क्या है ये, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, उसको पहले समझने की कोशिश करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, है ना। हो गया आइडेंटिफाई। अब तुमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, उस आइडेंटिफिकेशन के लिए तुमने क्या किया, एक एक नाम लिखा, इसके 2 पैर हैं, ठीक है, इसके 2 कान हैं, ओके, है ना। फिर इसके पास जो है नाक भी है, इसके पास आंख भी है, ठीक है, इसके शरीर पे बाल भी है ना, इसके तो नाखून भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो जो चीजें आपने उसमें आइडेंटिफाई किया आपने उनको लिख लिया अपने पास, है कि नहीं, यही किया, है ना। उसके बाद आपने उसका नाम दे दिया, मान लो आपने नाम दे दिया झिंगा लाला, ठीक है।
तो झिंगा लाला आपने उसका नाम दे दिया कुछ भी करके, ठीक है, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों, है ना। फिर ऐसे और भी झिंगा लाला आपके पास अगर आए तो आप उनको झिंगा लाला कैटेगरी में कैसे रखोगे? तो आपने वो जो पॉइंट्स आपने लिखे थे ना, ठीक है, आपने उनको मिलाया कि क्या इसकी इस झिंगा लाला वाले की तरह टांगे हैं, बाल हैं, हाथ हैं, क्लॉज नेल्स प्रेजेंट है, अच्छा है, ठीक है भाई, उठा के पटक दो इस कैटेगरी में। फिर आया तुम्हारे पास दूसरा, ठीक है ना, कुछ भी नाम तुमने नाम रख दिया, फिर वो एक अलग क्रिएचर था, उसके फिर तुमने ट्रेड्स लिख दिए, अलग अलग कैरेक्टर्स लिख दिए, ठीक है। अब हकूना मटाटा जो भी है, मतलब मान लो ऐसा है, ठीक है, तो वो आया, फिर एक और ऑर्गेनिज्म आया, तुमने उससे कंपेयर किया कि यार ये इस लिस्ट से सिमिलर है या इस लिस्ट से सिमिलर है, अच्छा इसमें, अच्छा ठीक है तू इधर जा। तो इस तरीके से बच्चों ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहा, है ना। लेकिन क्या किया गया, हर एक एक बहुत छोटी से छोटी चीज तो हम स्टडी नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे चीजों को बेस बनाया गया क्लासिफिकेशन के लिए, उनके नामकरण के लिए, जैसा मैंने बताया ना भाई, क्लासिफाई, पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, है ना, उसके कुछ ट्रेड्स लिखोगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उसका नाम दोगे, है ना, नाम दोगे कि भाई इसका नाम ये है ना, उसके बाद आप उसको एक ग्रुप में रख दोगे। तो इन सब को करने के लिए आपके पास क्या था, एक स्ट्रॉन्ग बेस तो होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से कुछ ऐसे ही ट्रेड्स को, स्पेशली कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया गया जो कि काफी कन्वीनियंट थे, है ना। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है, तो कुछ ही फीचर्स लेते हैं बच्चों के, बहुत सारे, हर चीज थोड़ी डिटेल में ले सकते हैं, तो जो भी उसके आसपास भी पड़ रहा है तो हम उसको उस ग्रुप में डाल दिए, समझे, ऐसे, है ना। क्योंकि आज भी बच्चों ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, यहां पे हम लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज कभी नहीं होना, कि एक कैटेगरी को हम लोग टेक्सॉन बोल देते हैं बच्चों यहाँ भाषा में, है ना, कैटेगरी ना बोल के हमने टेक्सॉन बोल दिया। जैसे आपने सुना होगा कि भाई स्पीशीज होती हैं, फिर जीनस होती है ना, इस तरीके से आपने सुना है, ठीक है। उसके बाद अपन लोग क्या क्या लेंगे, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ठीक है, इस तरीके से। तो इन सारी कैटेगरीज में कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बनाए गए कि अच्छा ये इस क्लास में तब फॉल करेंगे जब इनमें ये क्राइटेरिया, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अपन को इतना दिमाग नहीं लगाना, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है, ये इनका नाम ऐसा क्यों है, समझे बच्चों। सो ये ध्यान में रखोगे तब जाके आपको समझ आएगा, क्लियर होगी आपकी चीजें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली कैटेगराइजेशन थी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मैंने बताया, अगर आपको पकड़ाओगे तो आप क्या करोगे, उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन दोगे, आप उसको देखोगे, अच्छा फिर आइडेंटिफिकेशन में, डिस्क्रिप्शन में क्या कर रहे हो आप लोग ढंग से उसके पूरे ऊपर से नीचे तक उसके सारे जितने भी फीचर हैं, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आपने लिख दिया, ठीक है। दूसरा आप करते हो क्या, चलो ठीक है मैम वो फिनिश हो गया, नामकरण तो देंगे ना, है कि नहीं, लेकिन साइंटिफिक नेमिंग देंगे बच्चों। एक चीज जिसको नहीं पता है वो यहां लिख लो, है ना। आज हम आलू को आलू बोल सकते हैं इंडिया में, ठीक है, बाहर अंग्रेज क्या बोलेंगे, पोटैटो, ठीक है, लेकिन किसी और कंट्री में उसका नाम कुछ और होगा। अब इंडिया में आलू को अलग अलग तरीके से बोल देते हैं, है कि नहीं, बैंगन को बोल देते हैं बटाटा एंड लाइक दैट, ठीक है, अलग अलग जगह। तो बच्चों ये कॉमन नेम्स नहीं चलते क्योंकि ये तो जगह जगह से चेंज होते हैं। तो इसीलिए फिर साइंटिस्ट ने एक और तकनीक निकाली कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम तो उसको आलू बुला लोगे, जरूरी थोड़ी सामने वाला तो ईगो में आ जाएगा, हम तो आलू नहीं बोलेंगे इसको, हम तो पोटैटो बोलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला चलो ऐसा कुछ निकालो जिससे सबको समझ में आए, सबके पल्ले पड़े। साइंटिफिक नेमिंग पे आ गए वो लोग, ठीक है ना। तो साइंटिफिक नेम्स बेसिकली कौन से होते हैं, ऐसे नेम, एज ऑफ नाउ सिर्फ ये ध्यान रखना, ऐसे नाम जो कि दुनिया में हर जगह प्रसिद्ध, ठीक है। आज अगर मैं बोलूंगी सोलैनम ट्यूबरोसम, तो सोलैनम ट्यूबरोसम हर जगह वही रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर हो गया, है ना। पोटैटो ऐसे ही आइडेंटिफाई होगा, समझे। चलो उसके बाद आते हैं बच्चों सिस्टमैटिक्स पे। देखो आपको इन टर्म से डरना नहीं है, ठीक है ना। अब बच्चों क्या हुआ ना, देखो ये आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, है ना, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे वर्ड्स है ना, ये यूजुअली क्या होता है ना बच्चे, सिमिलर सिमिलर दिखते हैं हमें, है ना। दे इनका टर्म में, इनके टर्म्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस है। कभी कभी हमें ये सेम सेम लगता है, जैसे हम कभी इनके फंक्शंस के बारे में, भाई इनके अंदर एग्जैक्टली इनकी थ्योरी क्या फॉल कर रही है, ठीक है, तो वो हमें सिमिलर ही लगता है जनरली, ठीक है, लेकिन थोड़ी ये डिफरेंट टर्म्स होती हैं, हम आगे देखेंगे कैसे।
सिस्टमैटिक्स में हम लोगों ने क्या किया, मान लो बच्चों हमने दो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर लिया। क्या था, एक तो झिंगा लाला, एक हकुना मटाटा, जो हमने अभी देखा है ना। तो झिंगा लाला हकुना मटाटा एंसेस्ट्रली कैसे रिलेटेड है, समझ रहे हो? क्योंकि बेटा सेंटीपीड चलना बंद थोड़ी होंगे, दिमाग में लोगों के कीड़े बंद नहीं होंगे, है ना। अरे ऐसे कैसे, तुमने ऐसे अलग अलग कर दिया। अब इनकी एंसेस्ट्री तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए। हो सकता है कि इवोल्यूशनरी, कभी इवोल्यूशन के टाइम पे कनेक्टेड हो, तो कहाँ से कैसे कनेक्टेड है, समझ रहे हो? क्योंकि होते ही है ना भाई, हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पाथ से, हमारा इवोल्यूशन तो सेम पाथ से ही हुआ है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग हिस्ट्री में कनेक्टेड होते हैं। हमारे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी जब हम करते हैं तो सिस्टमैटिक्स में उनको डाल देते हैं, समझे? यानी कि एक सिस्टम में चलाना, समझे? क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मैंने बताया था कि भाई ये पर्टिकुलर ट्रेड्स लिख दी हमने, है ना, उसको हमने हकुना मटाटा बोल दिया या झिंगलाला बोल दिया, ठीक है। अब जो दूसरा हम लोग लेकर आ रहे हैं, क्या वो इन कैटेगरीज में दोनों जो हमने डिस्कवर किया, मैं कहती हूँ n नंबर ऑफ होती हैं ऐसे तो, ठीक है। तो किस में फॉल कर रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इसमें है क्या, ना इसमें है क्या, ना इसमें, हाँ इसमें मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। तो लो जी पटक दिया, तो उसी को तो हमने क्लासिफिकेशन बोल दिया, पुटिंग इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। इसको हम लोग ऑर्डरली अरेंजमेंट बोल देते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन आपका अलग अलग कैटेगरीज में कैसे होता है बच्चों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था, हम लोग हायरार्की पढ़ते हैं, आप कभी देखेंगे ना अपनी एनसीईआरटी में, तो हायरार्की है कैटेगरीज की, टेक्सॉन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे स्पीशीज, जीनस, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो हर किसी का एक पर्टिकुलर फीचर है। जैसे मान लो स्पीशीज में सिर्फ वही लोग आएंगे जो कि एक दूसरे में के बीच में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ध्यान रखना, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर सेक्सुअली अगर वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक स्पीशी के माने जाएंगे। जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस तो ह्यूमंस के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हम सभी एक ही स्पीशी में आते हैं, है ना। क्या बोलेंगे बच्चों, सेपियंस, होमोसेपियंस बोलते हैं ना, हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या होता है ह्यूमंस का, होमोसेपियंस, ठीक है। तो हम सब के सब एक ही कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं डॉग्स की, तो डॉग्स और डॉग्स जो हैं उन सबको एक कैटेगरी में क्यों माना गया, क्योंकि वो एक दूसरे में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग ब्रीड्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर लेती हैं, फिर एक अलग ब्रीड प्रोड्यूस करती है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन है तो डॉग ही, समझे। डॉग और ह्यूमन नहीं कर सकते, है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इन सबका अलग अलग अपना एक क्राइटेरिया था बच्चों की, स्पीशीज में ही क्यों इसको डाला, फिर उसके बाद ऊपर वाली कैटेगरीज में ही क्यों डाला। अगर ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड स्पीशीज है, मान लो कोई भी स्पीशी है, डॉग्स की मान ली, कैट्स की मान ली, जैसे कैट और डॉग की जो स्पीशी है, ठीक है, अलग अलग है, लेकिन दोनों जो है दोनों की स्पीशीज जो है वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको हमने उठा के एक जीनस में डाल दिया, समझे। इस तरीके से हमने किया। फिर ऐसे ही बहुत सारे जीनस जो इंटर रिलेटेड है उनको और कैटेगरी में ऊपर डाल दिया, फिर ऐसे 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 करके बढ़ते गए। इसलिए बोलते हैं बच्चों कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं ना, फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, तो वहां पे क्या होता है ना कि सिमिलैरिटीज बिटवीन द कैरेक्टर्स रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। और हम अगर किंगडम से टूवर्ड्स द स्पीशीज आते हैं तो सिमिलैरिटी इंक्रीज होती जाती है। स्पीशीज तो सबसे ज्यादा सिमिलर होती है, समझे। आगे बच्चों बहुत इजी सा था, है ना। आ जाओ जी, अब देखो टेक्सोनोमी क्या होती है। टेक्सोनोमी, अभी मैंने क्या बोला बच्चों कि अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्पीशी में रखा तो क्यों रखा, अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म को हकुना मटाटा ग्रुप में रखा या झिंगालाला ग्रुप में रखा तो क्यों रखा, व्हाट इज द रीजन, क्या क्या पॉइंट्स आपने कंसिडर किए। जैसे वो हकीम जी वगैरह, हकीम साहब वगैरह नहीं होते हमारे पंचायत में या कहीं पर, जो लोग क्या बोलते हैं यार उनको, पर्टिकुलरली इसी काम में जो इन्वॉल्व होते हैं, देखो मेरे मुंह से नाम स्लिप हो रहा है, एक कैटेगरी ऑफ पीपल जो इसी चीज़ का सारा पोथी पन्ने बना के रखते हैं ना कि ये ऐसा है और ये सब इस तरीके से। एनीवेज किसी को पता होता है कमेंट में बता देना, ठीक है। तो क्या है ना, ये हमारे वो साहब होते हैं जो हर चीज़ का, टेक्सोनोमी साहब जो है वो हर चीज़ का हिसाब रखते हैं कि ये यहाँ है तो क्यों है, कौन सा ट्रेड कंसिडर किया, ठीक है। तो ये अपनी खुफिया नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये वो इंटेलिजेंस वाली कैटेगरी है, ठीक है। कि अगर तुम इस क्लासिफिकेशन को कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, पूरा मेरे को हिसाब दो, समझे।
मेरे सवालों का जवाब दो, ठीक है बच्चों। तो वो आता है टेक्सोनोमी में, रूल्स और प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। आगे समझ में, आई होप बच्चों यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, बेसिकली ये क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सभी सिस्टमैटिक्स जो होता है ना अपना, इसके सब टॉपिक्स माने जाते हैं, सब टॉपिक्स हैं, अलग अलग नहीं है। मेजर ब्रॉडर हम लोग जो टर्म स्टडी करते हैं, ब्रॉडर वे में हम लोग सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनोमी को स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक्स जो भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करवा रहा है, और टेक्सोनोमी कि भाई तुमने उनको इन कैटेगरीज में प्लेस क्यों किया, तो उसके रूल्स क्या थे, प्रिंसिपल क्या थे, किसके तहत ये काम हुआ, ठीक है। आ जाओ जी, आगे आ जाओ। टर्म्स क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनोमी आर इंटरचेंजेबल बट दे आर सेपरेट फील्ड्स। जी सिम्पसन ने कहा था, ये लो जी, ही वाज अ टेक्सोनोमिस्ट, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन सब टॉपिक होता है सिस्टमैटिक्स का। तो ब्रॉडर हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। आई होप बच्चों पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आ जाओ जी, सिस्टमैटिक्स पे आ जाते हैं फटाफट से। क्या होती है बेटा सिस्टमैटिक्स, अभी देख लिया है ना। स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। हमेशा ध्यान रखना जहां पे भी ये टर्म आ जाए ना बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, है ना। किस बेसिस पर, उनकी फिजियोलॉजी के बेसिस पर, है ना, उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, इकोलॉजी के बेसिस पर, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे कंसिडर हो सकती है ना। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि टर्म किसने दिया था, कैरलस लिनेयस ने, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिस्टमा से डिराइव हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। कैरलस लिनेयस ने ये टर्म दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, सिंस ये सीरीज में ये जो आज का सेशन है इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनको सिस्टमैटिस्ट्स या टेक्सोनोमिस्ट्स कहा जाता है, ठीक है। नाउ, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, अडैप्टेशंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ना बच्चों, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। कोई कभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया तो पूछ लेंगे कि भैया सिस्टमैटिक्स में हम लोग कौन कौन सी कैटेगरीज कंसिडर करते हैं, किस किस, बेसिकली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए हमने क्या बेस लिया, ओके। आ जाओ, अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिंपल, किसी भी चीज को क्लासिफाई करना क्या होता है, वेरी सिंपल बच्चों, उसको कैटेगरीज में डिवाइड करना। अभी समझा दिया, कन्वीनियंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर देना कि हाँ भैया लेकिन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन के तो क्लासिफिकेशन भी तुम कैसे करोगे, है कि नहीं। एटलीस्ट दिखना चाहिए ना कि हाँ भैया ये दो ऑर्गेनिजम्स को हमने इसमें क्लासीफाई किया है, ठीक है, कर दिया, चलो भैया अपना काम खत्म। टर्म किसने कौन किया था क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या मतलब, सॉरी, दैट वुड बी जॉन रे, ठीक है। जॉन रे ने डिफरेंशिएट किया बिटवीन स्पीशीज एंड जीनस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। कौन सा पॉइंट ध्यान रखिए बच्चे, कि जॉन रे जो है उन्होंने जीनस और स्पीशीज के बीच में डिफरेंशिएट किया था, है ना बच्चों। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है, लेकिन अपन को क्या लेन देना, अपन आज बड़े घबराहट होती है कि यार इतना भी स्टडी कर लिया है, और कभी कभी लगता है कि वाह यार कितने महान लोग हैं जिन्होंने ये किया, टेक्सोनोमिस्ट होना, यू नो, सिस्टमैटिस्ट होना, ये सब। बेटा ये सब ना बड़ी हवा की चीज़ लगती है, लेकिन इस पर भयंकर रिसर्च चाहिए। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए ना आपको 1000 चोचले करने पड़ते हैं, सॉरी, वो किताबें छानो, आप उसको क्लासिफिकेशन देखो किस में हमें डालना है इसको, समझ रहे हो। तो जो भी लोग ये काम करते हैं ना बच्चों, हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज दिस इज नॉट एन ईजी प्रोसीजर, आपको बहुत छानबीन करनी पड़ती है, समझे। चलो आगे आते हैं टेक्सोनोमी पे। क्या है बेटा, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने बताया ना कि ये वो हकीम साहब अपने, अरे यार क्या बोलेंगे उसको, मेरे को वो वर्ड क्यों याद नहीं आ रहा, जैसे अपने में होते हैं शायद पटवारी बोलते हैं उनको, या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, शायद, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, जो कि हर चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं अपने पास, है ना। तो बेसिकली ये जो हमारा टेक्सोनोमी साहब जो है, ये हर चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। देखो किसने दिया था ये, एपी डे कंडोले 1813, ठीक है। काम किसने दिया, एपी डे कंडोले 1813, वेरी इंपॉर्टेंट।
फादर कौन माना जाता है? कैरलस लिनेयस। देखो कैरलस लिनेयस बेटा, इनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है, जबरदस्त कंट्रीब्यूशन, मतलब ये तो हर जगह पर आएंगे, आपको देखना आगे आर्ट क्लासिफिकेशन होगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, उसमें भी आएंगे, हर जगह आते हैं, ठीक है। सिस्टमा नेचरी, इन्होंने लिखी सिस्टमा नेचरी, इन्हीं की बुक थी, जिसमें इन्होंने 4326 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया। स्पीशीज प्लांटेरम भी इनकी ही बुक है, जिसमें इन्होंने 5900 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया। बच्चों ध्यान रखना, प्लांट्स, पर्टिकुलरली प्लांट्स गिवन है, यहाँ पे तो स्पीशीज है, ठीक है, तो इसका चक्कर नहीं है, पंगा कहाँ आता है यहाँ पे कि 5900 क्या थी, प्लांट या एनिमल, स्पेसिफिकली लिखा है प्लांट्स, ठीक है। चलो, वो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, है ना। सेक्सुअल कैरेक्टर्स उसके क्या थे, सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों किसी भी प्लांट के, उसके फूल, उसके फ्लावर्स, है ना, वही तो उसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, क्योंकि उसी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, वहीं से सीड बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, वहीं से फ्रूट डेवलप होगा। अच्छा क्लियर हुआ बच्चों, ईजी है ना, है ना। Now devised binomial nomenclature, बेटा ये इनका सम ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि binomial. What will be the meaning of binomial? Bi that means two, nomial means name, यानी कि दो नाम होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ होमोसेपियंस, वेरी इजी, होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस है ना जी। होमोसेपियंस क्या है बच्चे लोग? हम, ठीक है। अब देखो इसमें दो वर्ड्स हैं, होमो सेपियंस अलग, ठीक है, तो दो हो गए ना। पहला वाला जो ये लेटर है, पहला वाला जो ये वर्ड है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है, और ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, उसका चाहे क्लासिफिकेशन कितना ही लंबा क्यों ना हो, वो किसी भी किंगडम में पढ़ रहा हो, किसी भी फाइलम या डिवीजन में हो, डजंट मैटर, उसकी स्पीशीज और जीनस, सिर्फ ये दो ही नाम आएंगे, क्योंकि अगर हम इस सारे की सारी हायरार्की को लिखने लग गए तो एक एक क्या बोलते हैं, दो दो तीन तीन लाइनों के भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर में भी सब ऑर्डर भी आ सकते हैं, क्लासेस में सब क्लासेस, सुपर क्लासेस, बहुत सारी चीजें बच्चों, देयर इज अ लॉट ऑफ डिवीजन व्हिच इज इन्वॉल्व्ड, सो वी डू नॉट टॉक अबाउट इट, ओनली जीनस एंड स्पीशीज आर considered very important. सिस्टमा नेचरी किसने दिया? स्पीशीज प्लांटेरम। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन थे? टेक्सोनोमी टर्म किसने दिया, कब दिया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन आया? जॉन रेनिक का क्या कंट्रीब्यूशन था स्पीशीज और जीनस के बीच में डिफरेंशिएट किया, प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो फिर आता है भैया नियो सिस्टमैटिक्स या बायो सिस्टमैटिक्स क्या होती है, ठीक है, उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन, ठीक है, उसको किसने दे दिया? इस पे ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाता, ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी सर जूलियन हक्सले, है ना, इन्होंने नियो सिस्टमैटिक्स या बायो सिस्टमैटिक्स दिया था, है ना। क्या बोला इन्होंने कि भाई स्पीशीज जो है वो इवोल्यूशन की वजह से आई है ना, अलग अलग स्पीशीज अलग अलग इवोल्यूशन की वजह से आ गई, जो कि बेसिक सी बात है भाई, लोग स्पीशीज जो है स्कैटर हुई, अलग अलग गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने वहां पे रह रहे ऑर्गेनिजम्स में कभी इंटरब्रीड किया, तो माहौल वगैरह सब कुछ अच्छा समझ में आया, एडाप्टेशंस प्रॉपर हो पाए, तो वो स्पीशीज फिर एक अलग ऑर्गेनिज्म में बन गई, फिर उनके जैसे और बने, और इंटरब्रीडिंग होती गई, फिर और बनी, फिर ऐसे ही वो माइग्रेट किए कहीं पे, तो इस तरीके से स्पीशीज बनती गई, है ना। सो दिस इज लाइक अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ। क्लासिफिकेशन के बेसिक्स क्या होते हैं बच्चों? व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन? दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। हाँ, और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं बच्चों पार्टी कि अपन लोग ना इसका किंगडम फंगाई का भी हम लोग वो देखेंगे, क्लास रिविजन, ठीक है। पूरी किंगडम फंगाई में एक बार में रिवाइज करवा दूंगी आपको, ठीक है, ऐसे ही वीडियो फॉर्मेट में, ऑलराइट। एंड यस, बहुत जल्दी अपन लोग जो है फेस लाइव भी मिलेंगे एक साथ, है ना, बहुत सारी बातें भी करेंगे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ तो बच्चों देखो, मैं चाहती हूँ कि मैं आपका जो क्या बोलते हैं एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का जो मैं रिवीजन लूंगी वन शॉट, आई वांट कि वो हम बिल्कुल लाइव रखें, जिसमें आप इंटरेक्ट करते रहो बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसीलिए ये जो कुछ चैप्टर्स हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, इनिशियल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, फंगाई, ये सब, तो आई वांट बच्चे दैट आप इसको खुद से एक बार एटलीस्ट बेस बना लो, है ना, क्योंकि प्लांट और एनिमल किंगडम थोड़े से ज्यादा मेजर है ना, उस पर एक सेपरेट चैप्टर, ठीक है। तो वहां से आपको क्या पूछा ज्यादा जाता है इस यूनिट 1 में से, है ना, तो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। आ जाओ जी, बेसिक्स एंड क्लासिफिकेशन। पहला क्या होता है बच्चों? कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, वही सारी चीजें बच्चों, देखो वापस से वही रिपीट हो रहा है।
कंपेयरिंग द अननोन ऑर्गेनिजम्स विद द नेम एंड प्लेसिंग देम अकॉर्डिंगली। मतलब इसका मतलब क्या होता है बच्चा पढ़ी? इसका मतलब ये होता है कि कंपेयरिंग द अननोन ऑर्गेनिजम्स विद द नेम, मतलब विद द ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लेसिंग देम अकॉर्डिंगली। ठीक है, एंड प्लेसिंग देम अकॉर्डिंगली क्या मतलब है इसका? कि आज जो ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो चुके हैं बच्चों, ठीक है ना, लेकिन ऐसा है कि भाई आए दिन नई नई स्पीशीज बनती हैं, आए दिन नई नई स्पीशीज डिस्ट्रक्ट होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस केस में क्या करेंगे, व्हाट डू वी डू इन दैट केसेस, चलो व्हाट डू वी डू इन दैट केसेस बच्चे, कि उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स को उठाएंगे, ऑलरेडी जो सेट क्राइटेरिया हमारे पास है ना, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम उनको उसी में प्लेस कर देते हैं। आया समझ में? ठीक है। जैसे मान लो वापस से उसी का एग्जांपल ले लेते, झिंगालाला। तो झिंगालाला के हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे, अगर ये ऑर्गेनिज्म उसमें मैच खा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं खा रहा तो बढ़िया, निकलो यहाँ से। ठीक है, ओके, आ गया समझ में? चलो, डन विद द हेल्प ऑफ टेक्सोनोमिकल एड्स। किससे होता है बच्चों? विद द हेल्प ऑफ टेक्सोनोमिकल एड्स। ठीक है, टेक्सोनोमिकल एड्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है, टर्म 1 में ये नहीं पूछे जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर, method of providing the names to the organisms. What is nomenclature? Method of providing the names to the organisms. ठीक है, उनका नामकरण संस्कार करना। Established rules and regulations are practiced for an easy recognition and differentiation from others. ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन क्या होता है? ग्रुपिंग इनटू कैटेगरीज। लो जी, ये तो हम लोग अब तो पढ़ते ही आ रहे हैं बच्चों, है ना। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स टू दी ऑर्गेनिज्म, उनको साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड करना। ओके, नाउ रूल्स क्या क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार हमसे पूछा भी जा चुका है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने इसमें आपको अगर आपको याद हो बच्चे, तो आई थिंक मैंने इसमें मेंटी में भी आपको बताया था, एक क्वेश्चन दिया था अबाउट होमोसेपियंस, इफ यू रिमेंबर, है ना। देखो क्या होते हैं, पहला तो ये भाई इटैलिक्स में रिटर्न होना चाहिए, है ना। तो बच्चों देख, तो एक तो यहाँ पे याद रखना, इटैलिक्स, लैटिन, 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 लैटिन एक लैंग्वेज जो है वो ही यूज की जाती है। हम जितना भी हम यहाँ जो भी पढ़ेंगे ना, सब लैटिन में पढ़ेंगे। क्यों? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, इट्स अ डेड लैंग्वेज। क्या है बच्चों? इट्स अ डेड लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, इसीलिए लैटिन ले ली गई। लेकिन हमारे लिए बन गई मुसीबत, क्योंकि नाम ही ऐसे अजीबोगरीब में, पता नहीं कौन से एलियंस आ गए, ऐसा लगता है उठ के आ गए, है ना। कोई दिक्कत नहीं जी, इट्स ओके, हैपेंस बच्चों, हैपेंस। अपन आज अगर अपन हिस्ट्री लिखते तो अपन इतनी चिल्ड आउट हिस्ट्री लिखते कि सारे बच्चे बोलते हैं अरे वाह क्या बात है, पढ़ने में मजा आ गया, है ना बच्चों। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। सो लैंग्वेज यूज कौन सी होती है? लैटिन। ठीक है, नाउ नेम ऑफ द जीनस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज विद स्मॉल लेटर। ठीक है, नेम ऑफ द जीनस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ओके, एंड स्पीशीज विद द स्मॉल लेटर। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ होमो सेपियंस, जिसको नहीं पता है वो, जिसको पता है वेरी गुड बच्चों, तुम्हारी बल्ले बल्ले है, जिसको नहीं पता है वो सुन लो, होमो सेपियंस, SAPIENS, होमोसेपियंस। ठीक है, सो देखो होमो में H कैपिटल है ना, ये क्या होता है, पहला लेटर हमने क्या देखा, जीनस, और सेकंड होगा आपका स्पीशीज। ठीक है, तो जीनस हमेशा कैपिटल के साथ स्टार्ट होगा और स्पीशीज स्मॉल के साथ स्टार्ट होगा। ओ वेरी इजी, है ना। देखो ना, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होने चाहिए? 3 से 12। ये नहीं कि भाई साहब श्री 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 करके फिर उसका 50 शब्द और लिख दिए, है ना, अपने दादाजी का, पापा जी का, सबका एक साथ वो लेकर, ना बेटा ना, यहाँ नहीं चलता ये सब, है ना। तो 3 से 12 की लिमिट है। हाँ ये जरूर है बच्चों, एक्सेप्शंस कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी जीनस और स्पीशीज के अलावा भी शब्द यूज हो जाते हैं, अब वो डिपेंड करता है, लेकिन वो कुछ कुछ जगह एक्सेप्शन है, हर जगह नहीं है। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी फॉलो होता है भैया जी यहाँ पे। मतलब ये मान लो कि अगर 2 जगह किसी ने एक ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर दिया, ठीक है, और दोनों ने उसका नाम अलग अलग पटक दिया इस तरीके से, तो जो पहले रजिस्टर करवा देगा ना, बोलते जो पहले आया वो पहले पाया, वो यहाँ पे केस है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चंस किस प्रकार के यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ सी दिस, इजी 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 इजी, वेरी इजी। क्या है बच्चों?
डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, इंटरएक्टिव सिस्टम्स। क्या हो सकता है बच्चों? बताओ डिफाइनिंग फीचर क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन है क्या? नहीं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं सेशंस में, लेकिन मैं आपको यहाँ ये 2-3 क्वेश्चन जो बता रही हूँ ये बताने के लिए भैया जी रिलैक्स आउट हो जाना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, यहाँ से ज्यादा महान क्वेश्चंस उठ के नहीं आते, लेकिन ये चैप्टर आपके यूनिट 1 का बेसिक बहुत स्ट्रांग बनाता है, इसीलिए जरूरी है। टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो कॉन्शियसनेस, हाँ काइंड ऑफ ग्रोथ। अब देखो ग्रोथ आ रही है, तो ग्रोथ तो भैया इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती है, तुम कौन सी ग्रोथ की बात कर रहे हो? तो भाई यहाँ इसको तुम सही नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, जब तक तुम इसको इंटरनल नहीं लिखोगे ना तब तक नहीं मानेंगे हम। ठीक है, इंटरैक्टिव सिस्टम, कौन सा इंटरैक्टिव? मैम ये क्या बात हुई? निकालो निकालो इसको, कॉन्शियसनेस करो। ठीक है बच्चों, तो कॉन्शियसनेस घर ले जाएंगे। अब ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ, ओहो ये तो आसान था, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, तो ये लो जी, ठीक है आसान था। हाई रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म, अरे दिमाग खराब है क्या? ठीक है, biological names are derived from Latin or are Latinized because what is the reason? Latin is the language of masses. Oh really? अच्छा ऐसा क्या? Latin is a simple language, बिल्कुल सिंपल नहीं है, बिल्कुल सिंपल नहीं है, इस ऑप्शन को बनाने वाले को पकड़ के पीटो। ठीक है, साइंटिस्ट स्टडी बायोलॉजी इन लैटिन। बेटा कोई भी इतनी खतरनाक लैंग्वेज ऐसी प्रिफर नहीं करता। ठीक है, करेक्ट आंसर इज इट्स अ डेड लैंग्वेज। ठीक है, तो समझ आया बच्चों? टेक्सोनॉमी इज यूजफुल इन फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन द रिकॉग्निशन ऑफ। नाउ टेक्सोनॉमी से हमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई, वही है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही होता है, बस इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, बस इतनी सी बात है। हालांकि सिस्टमैटिक्स आपके टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स है नहीं, बट स्टिल हमें इसके बारे में पता होना चाहिए बच्चों। अगर हमें आपके टर्म 1 में को लेके मत चलो इसको, ठीक है, आप इसको लेके चलो कि हमें बेसिक बनाना है, तो हमें इन चीजों को पता होना चाहिए। क्लियर है? पेस्ट, पैथोजन, वीड्स, ऑल ऑफ द अबव, सब में काम आती है बच्चों, तो सब में काम आती है जितने भी हैं। ठीक है, हाँ जी। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बोला आपको कि कैसे हंसते हंसते कट जाए रस्ते, है ना, स्टोरी फॉर्म में सारा जिंगल आला करते हुए हमने पूरा देखो अच्छा खासा बेस बना लिया, है ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी भी अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद बच्चों, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, उसके बाद गीत मैम जिंदाबाद, तुम टेंशन मत लो, है ना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, ऑलराइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यूज माय कोड GEET10, इसका नहीं भूलना, ठीक है, ये लो जी, ठीक है बच्चों, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, लर्नर्स ऐप डाउनलोड करो अगर नहीं किए हो अभी तक, है ना, उस पर बहुत सारा फ्री कंटेंट है, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर, iOS, आप जहाँ पे भी हो, हर जगह ऐप स्टोर, हर जगह आपको मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, अपनी आईडी बनाओ, लॉगिन करो उस पर बढ़िया तरीके से, गोल पे जाओ, मेन्यू में लेफ्ट साइड में गोल पे जाओ, क्या गोल है आपका, ठीक है। उसके बाद वहां पे आपको काफी सारा फ्री कंटेंट मिल जाता है, उस फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए एक कोड की आवश्यकता रहेगी बच्चों, धड़ल्ले से यूज करना, मैं तो कहती हूँ पूछना भी मत, ठीक है। GEET10, और कोई सब्सक्रिप्शन आप ऑप्ट करना चाहते हो तो भी। एंड यस बच्चों, स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी का बड़ा ही शानदार फीचर है जो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, यानी कि ये आपको एक इंटरफेस दे देता है बच्चों की, प्लस और आइकॉनिक पे कितने जबरदस्त सेशंस होते हैं, कितने अच्छे फीचर्स हैं इस पे कि आपको कभी फील भी नहीं होगा कि आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, एंड ऑल योर एजुकेटर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। सो ऑलवेज डू अटेंड ऑल दी स्पेशल क्लासेस, ठीक है। बस मैं यही बोलूंगी, GEET10 जरूर यूज कर लेना यार, है ना, ये कोड याद रखना बच्चों, GEET10 GEET10, एंड आपको एक्सेस मिल जाता है, इट्स वेरी फन। आप इमोजीज से चैट कर सकते हो, रिएक्शंस भेज सकते हो, अपने डाउट्स वाया पिक्चर्स भेज सकते हो, डाउट्स वाया वॉइस नोट्स, आप वॉइस नोट्स भी नहीं, इनफैक्ट सीधा बात कर सकते हो कि मैम ये प्रॉब्लम है, समझे, है ना। तो दिस इज टू मच फन, बिकॉज एट एन अकेडमी वी आर वेरी मच कॉन्शियस ऑफ योर डाउट्स। अगर आपको कभी भी कुछ भी डाउट आता है बच्चे, तो यू कैन ऑलवेज आस्क एनी डाउट, एन नंबर ऑफ डाउट्स, ठीक है। आपको इंस्टेंट एक्यूरेट सोल्यूशंस फॉर लैक्स ऑफ वट एवर योर क्वेश्चंस आर, आपको हमेशा मिल जाएंगे। हाई क्वालिटी वीडियोज आपको मिल जाती है हिंदी इंग्लिश में, एंड आपको सारा असिस्टेंस मिलता है, ठीक है। आस्क डाउट पे जाओ, वहां पे आस्क डाउट पे ना पिक्चर आपसे मांगेगा कि भाई अपलोड करो, तो आपके पास गैलरी में हो वेल एंड गुड, नहीं तो क्लिक करके रखना। एक क्वेश्चन को एक बार में भेजना है, पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्रॉप करके सेलेक्ट करके भेज दो, जिस सब्जेक्ट में वो फॉलो कर रहा है उसको सेलेक्ट करो और भेज डालो, और सुस्ताए लो बच्चों, है ना। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो बेटा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। मेरी जो अनअकैडमी प्रोफाइल है, अगर आप फॉलो करना चाहते हो मुझे अनअकैडमी पे, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, एंड यस थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली डेडिकेशंस यू गाइस, ओके, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल जनता आई हैव गॉट हियर, है ना, मेरे प्यारे सिमिनियंस।
ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अनअकैडमी स्कॉलर्स का टेलीग्राम ऐप तो भाई कर लो, क्योंकि जितने भी फील्ड बायोलॉजी सेशंस और जितने भी एक्साइटिंग सेशंस है ना बच्चों, ऐसे सब वहीं आते हैं नोटिफिकेशंस। एंड देखो भाई, चैनल नया है हमारा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा आग लगा देंगे, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है, ठीक है। तुम लोग बस ऐसे ही मजे से आते रहो, सेशन अटेंड करते रहो, ठीक है। सारी चिंता यहाँ छोड़ दो, मेरे सर पे छोड़ सकते हो तुम, ठीक है ना। सो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बच्चों ग्रुप को। उसके अलावा डाउनलोड दी ऐप एंड यूज दिस GEET10 एकदम इनफाइनाइटली मजे से करो, ठीक है। सब्सक्राइब टू द चैनल, हम तो यहीं आते हैं क्योंकि हम और कहीं क्लासेस नहीं लेते हैं, हम लोग एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी स्कॉलर्स पे हैं, है ना। हिट द बेल आइकन बच्चों, रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको जगा देगा, उठ जा भाई फील्ड बायोलॉजी आ गया, ठीक है। लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू डू इट एंड लेट्स क्रैक इट बच्चों, टुगेदर वी विल डू इट। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए अब और ज़्यादा आसान बना होगा, या आपके लिए अब और ज़्यादा रिविजन हो गया होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, है ना। बाकी लेक्चर्स का प्लेलिस्ट गिवन है, एनसीईआरटी का जो हमने इसका पोर्शन कवर किया था ना बच्चे, उसको ज़रूर देख लेना इस रिवीजन सेशन के बाद, अगर आप लोग चाहो तो आपको और ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। बाकी और शानदार प्रैक्टिस सेशंस आएंगे, वो भी इतने इंटरेस्टिंग कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वाह यार इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे क्या, कमाल, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू लेटर। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, लोड्स ऑफ लव फ्रॉम माय एंड। मजे करो, एंजॉय करो यार, और ऐसे ही हंसते हंसते कट जाए रास्ते, और ऐसे ही हम लोग हंसते हंसते बायोलॉजी हवा में निकाल लेंगे सारी, ठीक है। बाय।